नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य के साथ तीन प्लैनेट के यानी कि सूर्य के साथ तीन ग्रहों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम कुंडली के अंदर जब कोई भी तीन ग्रहों का कंजक्शन होता है यानी कि तीन प्लैनेट आपस में एक साथ होते हैं, सबसे पहले उसे समझेंगे कि तीनों एक साथ बैठे हुए हैं तब किस तरह का फल देंगे, और कंजक्शन किस कंडीशन में माना जाएगा कि अगर अलग अलग घरों में भी हैं मगर वहां से दृष्टि संबंध भी बन रहा है तब भी यहाँ पर ये कंजक्शन को हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पर ये कंजक्शन किस तरह के फल देगा, इसके फल को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो कंजक्शन है ये कुंडली के किस हाउस में है, इन पे किस प्लैनेट की दृष्टि वगैरह पड़ रही है। अगर कोई दृष्टि आ रही है तो यहाँ पर फलों के अंदर कमी या वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो केवल सेपरेट एक कंजक्शन के आधार पर दे रहे हैं, जिसपे अगर कोई दृष्टि इत्यादि नहीं है तो उसके फल किस तरह के देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, चंद्र और बुध, सन, मून एंड मरकरी के बारे में। अब सन, मून, मरकरी का जो कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो यहाँ पर सूर्य क्या है, चंद्रमा के मित्र, और चंद्रमा बुध के साथ अपनी शत्रुता रखते हैं। तो यहां पर किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे जब तीनों एक साथ होंगे। अब उससे पहले आप ये समझिए कि कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर ये तीनों एक साथ हों तब। दूसरा, अगर इनमें से कोई भी दो, अब सपोज कीजिए कि आपको दृष्टि का कॉन्सेप्ट बताया था और इससे पहले जो हमने तीन प्लैनेट के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको समझाया था कि यहाँ पर अगर लगन हाउस के अंदर इनमें से कोई भी दो प्लैनेट हों, या सूर्य चंद्र हों या चंद्र बुध हों या सूर्य बुध हों, और उनमें से जो एक बचा है वो 7th हाउस में हो, तो फर्स्ट हाउस के प्लैनेट का 100% इफेक्ट कहाँ आएगा, 7th हाउस पे। क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो प्लैनेट है वो अपने 100% एस्पेक्ट रखता है 7th हाउस पे, मगर 7th हाउस का जो प्लैनेट है वो अपना एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे नहीं रखता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं उनको थोड़ा सा बात समझने में अजीब सी लगेगी, मगर जब आप इस रूल को अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे किसी की भी हॉरोस्कोप में, तो जो रिजल्ट यहाँ बताए जा रहे हैं वो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हाउस में अगर इनमें से कोई दो हो या एक हो और बाकी 7th हाउस में हो तो भी यहाँ पर ये कंजक्शन 7th हाउस में माना जाएगा, फर्स्ट हाउस में नहीं 7th हाउस में माना जाएगा। इसी तरह 4th हाउस में हो तो 10th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा इन दोनों में से कोई भी, तो उसका एस्पेक्ट यहाँ जाके 10th हाउस के अंदर ये कंजक्शन माना जाएगा। आप सपोज कीजिए सूर्य और चंद्र 4th हाउस में है, या सूर्य और बुध 4th हाउस में है, या सूर्य या चंद्र और बुध 4th हाउस में है, और उनमें से जो एक रह गया वो 10th हाउस में है। अब ऐसे में यहां पर 10th हाउस के अंदर इन तीनों की युति को हम कंसिडर करेंगे तो परिणाम क्या देखने को मिलेंगे कि यहां पर ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में, चाहे वो नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, समस्या देखने को मिलेगी। व्यापार तो यहां पर विशेष तौर पर शुभ फल नहीं देगा। अब यहां पर बात करते हैं क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग की जब वीडियोस बनाए थे तो उसमें आपको ग्रामर के कुछ रूल्स के बारे में जानकारी दी थी, जिसके अंदर ब्लाइंड हॉरोस्कोप क्या होती है। अब ब्लाइंड हॉरोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है जब 10th हाउस में या 4th हाउस में दो या दो से अधिक ऐसे ग्रह हों जो आपस में शत्रुता रखते हों। तो उनकी शत्रुता में क्या होगा, वो दोनों आपस में कमजोर हो जाएंगे। और 10th हाउस किसका है, सैटर्न का, तो सैटर्न यहां पर उनको दृष्टिहीन कर देगा। अब इस बात का अर्थ क्या है कि ऐसा जातक दिशाहीन हो जाएगा। तो जैसे एक ब्लाइंड पर्सन को यह नहीं पता होता कि जीवन में जाना किस तरफ है, रास्ते का उसे ज्ञान नहीं होता, इसी तरह ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि जीवन में एग्जैक्टली करना क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं और काम के अंदर चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ऐसे में जब ये कॉम्बिनेशन हो
तो जातक को ब्लाइंड लोगों की सेवा करना बहुत ज्यादा शुभ फल देता है स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जैसे भी हो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्लाइंड लोगों को कुछ ना कुछ खाने को या लड्डू वगैरह सर्व करते रहना चाहिए। इसी से यहाँ पर इस योग के जो अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और अगर वो ये करता रहेगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की अनस्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वो जॉब करता है तो उसमें स्टेबल रहेगा और बिजनेस करता है तो उसमें भी स्टेबल रहेगा। अब ये कॉम्बिनेशन इसी तरह 8th हाउस और 2nd हाउस के अंदर भी कनेक्ट करता है, क्योंकि 8th हाउस से 100% एस्पेक्ट कहां जाएगा, 2nd हाउस में। इसी तरह आपका 2nd हाउस का 6th हाउस में। तो ये एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट यानी कि दृष्टि कहां से कहां जाएगी, जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। तो उसके लिए आपने दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि के ऊपर जो ग्रामर के टॉपिक स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं, उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरी कुंडली को एनालाइज करने के लिए आप जब तक ग्रामर के रूल्स को प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हम केवल कुंडली के अंदर सपोज किसी को बताया कि उसका विनस 8th हाउस में है, तो 8th हाउस के विनस के अकेले के परिणाम जो बताए गए हैं उसी को पूरी तरह कंसिडर करते हैं। मगर परिणामों के अंदर घटोत्तरी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है बाकी अदर प्लैनेट की पोजीशन पर। अभी आगे आपको और रूल भी डिस्कस किए जाएंगे कि अगर शुक्र को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना हो कुंडली के अंदर, जैसे चंद्रमा से पहले घरों में हो या आपका शनि बाद के घरों में हो, तो इस तरह के काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। जब वो आप अप्लाई करेंगे तो आप एग्जैक्टली चेक कर पाएंगे कि जो रिजल्ट बताए जा रहे हैं उनके अंदर 100% आपको चीजें जैसी बताई जा रही हैं वो देखने को मिलेंगी। तो केवल एक प्लैनेट या किसी 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट के किसी भी हाउस में कंजक्शन के आधार पर जो यहाँ बताया जा रहा है वो 100% आप नहीं चेक कर सकते जब तक कि आप अदर प्लैनेट की पोजीशन को चेक नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी प्लैनेट अपना इंपैक्ट मेजर कब देगा उसको देखने के लिए आपको स्टार्टिंग में 35 साल चक्र यानी कि जिसे ग्रह के टाइम पीरियड बोलते हैं उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसके साथ ही वर्षफल को भी चेक करना पड़ेगा। तीनों को अप्लाई करने के बाद आप चेक कर पाएंगे करंट सिचुएशन में क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं और उनको कैसे एग्जैक्टली ठीक किया जाना है। तो यहाँ पर ये कंजक्शन जब कुंडली में होगा तो सूर्य चंद्र का मित्र है और चंद्र बुध का शत्रु है। तो यहाँ पर 17 से 34 साल की उम्र, अब 17 से 34 साल की जो उम्र है ये बुध का टाइम पीरियड है। अब ऐसे में 17 से 34 साल की आयु में के मध्य में जातक के पिता को कष्ट की स्थिति देखने को मिलेगी, साथ ही धन के नुकसान भी देखने को मिलेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 1st हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में हो और इन पे किसी भी तरह से शनि की दृष्टि ना हो, तब यहां पर सूर्य और बुध दोनों का फल उत्तम हो जाएगा। अब सूर्य और बुध का जब कुंडली में कहीं भी ये कॉम्बिनेशन हो, सूर्य और बुध, तब ऐसे में व्यक्ति को राज दरबार से विशेष लाभ यानी कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग कुंडली में बन जाते हैं। या जातक नौकरी नहीं करता है तो सरकार से जुड़कर किसी भी तरह का कार्य करता है, जैसे सरकारी ठेकेदारी और किसी प्रकार का कार्य करता है, तो वहां पर वो विशेष लाभ प्राप्त करता है। अब किन चीजों से वो विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर बुध संबंधी कार्य। तो सूर्य क्या है, सरकार का कारक, बुध व्यापार का कारक, तो बुध संबंधी कार्य। अब अगर आप ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब भी कैसी, बुध क्या है, अकाउंट्स, यानी कि जिसमें दिमाग का काम हो, बैठ के करने वाला काम, तो ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, ऐसी जॉब के लिए तैयारी करता है, तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा और बहुत अच्छी तरक्की लेगा। इसी तरह अगर व्यापार की बात करते हैं तो बुध के व्यापार के बारे में हम बुध के टॉपिक में विस्तार से बता चुके हैं, जैसे कि प्रिंटिंग इत्यादि के कार्य। तो ऐसे कार्यों को सरकार के साथ जुड़कर करता है या सरकार में किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है, तो यहां पर वो काफी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। दूसरा, यहां पर ये कॉम्बिनेशन सूर्य चंद्र बुध का कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो
तो एक विशेष योग कुंडली में बन जाता है। इसकी जानकारी शायद ही आपको पहले कभी मिली होगी। वो क्या है? ऐसा जातक अपमानजनक स्थिति में पकड़ा जाता है, तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर इस योग को शुभ करने के लिए जातक को चाहिए क्या कि सुबह उठकर तांबे के लोटे में कुछ मीठा डालकर सूर्य को जल अर्पित करे। दूसरा, घर से निकलते समय मुंह में कुछ मीठा डालकर एक घूंट पानी पीकर अवश्य जाएं। तो ये काम अगर वो रूटीन में करता है तो यहाँ पर किसी प्रकार के अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, सूर्य, चंद्र और शुक्र। अब सूर्य, चंद्र और शुक्र के कॉम्बिनेशन में सूर्य चंद्रमा का तो मित्र है मगर शुक्र का शत्रु, तब यहां पर शुक्र कुंडली में अशुभ फल देगा। शुक्र क्या है? वेल्थ का कारक। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर जातक की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होंगे, यानी कभी राजा के समान जिंदगी होगी और कभी जो है फकीर के समान, यानी कभी शाह और कभी मलंग, ये कहा गया है। यहाँ पर करना क्या है? अगर सूर्य चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गले में चांदी की मोटी चैन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लाइफ में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। तीसरा, पत्नी के साथ विवाद, पत्नी के हेल्थ इश्यू, और जातक की वाइफ का उसकी मदर के साथ वैचारिक मतभेद यानी कि झगड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में चाहिए क्या कि गले में मोटी चांदी की चैन, शुद्ध चांदी की चैन गले में सोमवार के दिन धारण करें, और वो भी अगर अपनी माता के हाथों करें तो और भी ज्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 4th हाउस में है तो विशेष तौर पर यहां पर जातक को ब्लाइंड लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज यहां पर उसके काम धंधे में स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। वो कोई भी काम करेगा वो काम उसका टिकेगा नहीं, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे में 2 काम करने हैं। एक तो ये कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो आपने गले में चांदी की चैन, और अगर 4th हाउस में है या 10th हाउस में है तो यहाँ पर ब्लाइंड लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी होरोस्कोप जनरली कब चेक कराते हैं तो 60% केसेस जो होते हैं वो होते हैं आपका, जो मेरे पास आते हैं कि यहाँ पर काम धंधे को लेकर समस्या जीवन में बनी रहती है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। मगर यहाँ पर छोटी सी जो रेमेडी हैं, इन रेमेडीज को अगर हम लोग टाइमली समझ लें और टाइमली कर लें तो यहाँ पर जो जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां हैं उनको आप समय रहते ठीक कर सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे सूर्य चंद्र राहु के बारे में। अब देखिए, सूर्य चंद्र राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्यों? राहु सबसे ज्यादा पापी ग्रह हैं, और राहु जब सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, और चंद्र के साथ होते हैं तो चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। अब राहु क्या है? हाथी, और सूर्य के साथ जब हो जाता है तो सूर्य की गर्मी से हाथी पागल हो जाता है, तो जीवन के अंदर एक भूचाल पैदा कर देता है। तो इस ग्रहण से छुटकारा कब मिलता है? 45 वर्ष की आयु के बाद। 45 वर्ष तक व्यक्ति को जीवन के अंदर स्ट्रगल देखने को मिलेगा। दूसरा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के टॉपिक में हमने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर जब भी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रहण बनेगा तो कुंडली में बृहस्पति कहीं भी हो, अब वो अशुभ माना जाएगा। बृहस्पति क्या है? हमारी किस्मत के कारक बृहस्पति हैं, धन बृहस्पति है, हमारी इज्जत शोहरत समाज में। अब जब धनी नहीं होगा तो इज्जत शोहरत कहां से होगी? तो यहां पर बृहस्पति डैमेज हो जाएगा, चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो जब ग्रहण होता है तो 45 वर्ष की आयु तक सभी ग्रहों का फल मंदा देखने को मिलता है। अब यहां पर सूर्य और चंद्र दोनों को जो ग्रहण लगा देंगे राहु देव, तो किस तरह के परिणाम सामने आएंगे? चंद्र बर्बाद। तो सूर्य इतना ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, या सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट आएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक। चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक। चंद्रमा किसका कारक है? लिक्विड कैश का कारक।
तीनों की समस्या जीवन में बनी रहेगी। जातक का मन किसी न किसी कारण से हर वक्त चिंतित परेशान रहेगा, डिप्रेशन की स्थिति जैसी हालत उसकी देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कि इस कॉम्बिनेशन पे और किसी प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही। तो यहां पर क्योंकि सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से भी एक वीडियो बनाया था, तो वहां भी आपको जानकारी दी थी कि कई बार कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हो। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, आपको एक काम की बात बता देते हैं कि जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन में बात करी थी सूर्य चंद्र शुक्र, अब यहां पर शुक्र डैमेज था। मगर अगर कुंडली के अंदर केतु सेकंड हाउस में है, तो केतु सेकंड हाउस के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, कैसा ही कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाई दे रहा हो, चंद्रमा का फल अब खराब होगा। मगर शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, कितने भी अशुभ हालात में हो, शुक्र अब अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहां पर यह बात इसलिए आपको बताई है कि आप कहेंगे कि आपने तो ये बात बताई थी, मेरा शुक्र तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपने कहा था शुक्र बर्बाद होगा। अब आपने पूरी जानकारी तो नहीं ली, या पूरी जानकारी लेने के बाद वो चीजें आपके माइंड में नहीं रही। क्योंकि जब आप किसी कुंडली को चेक करते हैं, चाहे अपनी करें अपने परिवार की करें, तो आपके माइंड में सभी रूल जो है रिमाइंड में रहने चाहिए। जब तक सभी रूल्स आप कंसिडर नहीं करेंगे तब तक किसी फलादेश पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर चीजों को ध्यान से समझिए। अब देखिए होगा क्या कि चंद्रमा बर्बाद, तो यहां पर माता और धन की कमी, अकल साथ नहीं देगी, माता को लंबी बीमारी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी, मगर आयु लंबी होगी। तो यहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन खंड नंबर 5th हाउस में है, यानी कि संतान भाव में, अब 5th हाउस की बात क्यों करी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा। मगर राहु के टॉपिक में जब हमने बात करी थी, तो राहु कुंडली के कहीं भी किसी भी हाउस में हो तो शुभ अशुभ फल दोनों की बात करी थी। मगर 5th हाउस के अंदर राहु शांत रहता है, क्योंकि यहां पर ये 5th हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिंह राशि आती है। सिंह राशि के लॉर्ड क्या है, सन, और सन क्या है, किंग। तो राजा के घर में पापी ग्रह आके भी चुप रहता है, वहां पे ज्यादा शरारत नहीं करता। तो संतान के घर में 5th हाउस इसका संतान का, तो संतान अवश्य होगी। ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में हो तो संतान अवश्य होगी, मगर निकम्मी, यानी कि संतान कहना नहीं मानने वाली, नालायक। तो कई बार आपने अपने रिश्तेदारी परिवारों में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको लेके परिवार में बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति बनी होती है कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, कंट्रोल से बाहर है। तो कुंडली के सारे कॉम्बिनेशन ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि परिवार में एक दूसरे को दोष देने से अच्छा है चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के उसके रेमेडीज को परफॉर्म करके चीजों को ठीक करने का प्रयास करें, ना कि रिश्ते खराब करने का। रिश्ते खराब करेंगे तो आपके प्लैनेट ऑटोमेटिकली खराब होंगे। कई बार कुंडली के अंदर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में होते हैं, मगर हम उनको खुद ही खराब कर लेते हैं। अब चंद्रमा किसी का 4th हाउस में है, तो यहाँ पर माता के साथ उस व्यक्ति का डिस्प्यूट देखने को मिलेगा वैचारिक मतभेद, यानी कि माता से किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहेगा। मगर ऐसे व्यक्ति के लिए चंद्रमा 4th हाउस में ये बताया था कि वो ऐसा जातक कंजूस होगा या जरूरत से ज्यादा खर्चीला होगा। अब ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की स्थिति में है। मगर यहाँ पर इसके 4th हाउस में चंद्रमा हो, उसको क्या चाहिए कि ऐसा व्यक्ति खर्चा जो है वो खुल के करे। जितना वो खुल के खर्च करेगा उतना ही उसके पास धन आएगा, जितना वो सोच विचार के खर्च करेगा उतना ही हिसाब किताब ज्यादा लिखेगा, उतना ही धन आने में दिक्कत होगी। माता के साथ झगड़ा देखने को मिलेगा, मगर माता के साथ झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करेगा तो समस्याएं पैदा होगी। तो आपने अपने प्लैनेट्स को खुद ही खराब नहीं करना है। चीजों को, एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि चीजों को समझिए। अगर एस्ट्रोलॉजी को आप पूरी तरह समझ गए जो बताई जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपको जब एक सही चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप हर एक का मान सम्मान करेंगे, अपने भाई के साथ विवाद नहीं करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, और रिश्तेदारों या हर एक के साथ आप एक सामंजस्य बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरा ये प्लान खराब होगा, और उसके वो रिजल्ट आपको देखने को भी मिलेंगे।
तो एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से समझिए। केवल रेमेडी करने से काम नहीं होता कि शुक्र खराब है और आप भारी ताल्लुकात बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र जब मंदा होगा तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं खराब होगा। आप पत्नी के साथ रोजाना झगड़ा कर रहे हैं, धन की कमी है, पत्नी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, शुक्र क्या है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो पत्नी का मान सम्मान कीजिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, और आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, और वहां जो रेमेडी बताई है सबसे पहले उस गुस्से का इलाज कीजिए। तो आज हमने बात करी 3 कॉम्बिनेशन के बारे में, और इन कॉम्बिनेशन से आप काफी ज्यादा चीजों को डीपली समझ सकते हैं, मगर एग्जैक्टली आपको इनके रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए ग्रामर के रूल भी अप्लाई करने होंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग की वीडियो बताए हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि वो थोड़ा से एडवांस रूल थे, स्टार्टिंग में बताने से थोड़ा से कंफ्यूजन क्रिएट होते, मगर आप अभी तक अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो इतना जरूर सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आगे क्लासे में जो एडवांस रूल बताए जाएंगे उनको आप जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, एकदम समझ जाएंगे, और उनको जब अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या निकल के आने हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।